हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम वर्ब की आज जो है वो लास्ट फाइनल क्लास पढ़ने वाले हैं, 5th क्लास, जिसमें हम वर्ब के बाकी के जो 2 यूजेस थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे उसको पढ़ने वाले हैं, जो थी डेयर एंड यूज टू। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं उन सभी को यूजेस कैसे किया जाता है, किस तरह से हम उन्हें अपने मूड बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब मॉडल वर्ब में हमने पूरा कंप्लीट हो गया है। आज जो 2 चीज़ें बची हैं उनको भी समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आप सबकी रक्षाबंधन जो है वो आई होप बहुत अच्छी हुई होगी। मेरी भी बहुत अच्छी हुई थी, मेरी राखी ये रही। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब का जो 2 यूज़ है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डेयर एंड यूज टू। कैसे इनको यूज किया जाता है पहले नाम से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है। डेयर को हिंदी में हम बोलते हैं हिम्मत। कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है जरा बताना तो। या फिर हम बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर को हम यूज करते हैं, डेयर का अर्थ होता है हिम्मत। नेक्स्ट है दूसरा यूज टू, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का आदी होना। आप बोलते हैं ना, आई एम यूज टू टी, मैं चाय का आदी हूँ, मैं टीवी देखने का आदी हूँ, मैं घूमने का आदी हूँ। या जिस भी चीज़ के लिए आप यूज टू हो, जिसकी आपको आदत हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल होना, किसी चीज़ का आदी होना। तो यूज टू उसका अर्थ होता है। ठीक है, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। इसका अर्थ होता है अभ्यस्त, बोलते हैं इसे शुद्ध हिंदी में, अभ्यस्त होना। ठीक है, या किसी चीज का आदी होना। तो ये होता है यूज टू का अर्थ। अब इन दोनों के यूजेस को समझ लेते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट हम डेयर को देखते हैं। तो डेयर क्या होता है, डेयर का जो यूज होता है वो नीड की तरह ही कुछ होता है। जैसे हमने नीड को देखा था कि नीड जो होती है सेमी मॉडल वर्ब होती है, जिसमें उसे यूज करते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, और दूसरा हम उसको यूज करते हैं मॉडल वर्ब। दोनों के अर्थ में कोई चेंज नहीं होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हम देख के समझ जाते हैं कि ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हुई है या ये एज अ कैसे यूज हुई है, एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज हुई है। तो कुछ रूल्स होते हैं, बाकी अर्थ दोनों में कुछ सेम ही निकलता है। नीड में थोड़ा सा अलग निकलता है, जिसमें हमको पता चलता है कि इस चीज की जो थी आवश्यकता नहीं थी, मतलब एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, किसी चीज की आवश्यकता ना होना, तब हम नीड को यूज करते थे। ठीक है, तो डेयर का भी कुछ इसी तरह से यूज है। तो उसका फर्स्ट यूज कह रहे हैं कि डेयर जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब मतलब कि एक्शन वर्ब, जो भी हमारे एक्शन होते हैं। तो डेयर क्या है, हिम्मत करना। आ रहा है ना, कोई चीज की हम हिम्मत कर रहे हैं तो वो चीज क्या है, हमारी प्रिंसिपल वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। दूसरा यूज क्या है इसका, दूसरा यूज कह रहे हैं कि जो मॉडल वर्ब की तरह अगर इसे हम यूज करते हैं तो ये क्या होंगे, या तो नेगेटिव फॉर्म में होंगे या फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में होंगे। ठीक है, नेगेटिव में होंगे, इंट्रोगेटिव में होंगे। क्या ये फिर अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव, जिसमें नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनकी तरह भी यूज होंगे? हाँ, यूज होंगे। देखेंगे किस तरह से यूज होंगे। लेकिन आपको जब उस तरह से यूज मिलेगा किसी डेयर का, तब जैसे मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलता है तो वो दिखेगा आपको कैसे, एज अ मॉडल वर्ब दिखेगा। तो कैसे होता है, अफर्मेटिव में कैसे होता है, वहां पे किस तरह से यूज करते हैं। मॉडल वर्ब में जो यूज होगा वो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तीसरा यूज क्या है, तीसरा यूज है ये अगर प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज होगा तो उसमें सारे रूल्स जो लगेंगे वो कैसे लगेंगे, प्रिंसिपल वर्ब की तरह लगेंगे। यानी वर्ब के साथ एस मिलेगा, आईएनजी मिल सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है, और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, किसी के साथ भी वो यूज हो सकता है। तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज होगा तो वहां पर उसका काम जो होगा वो कैसा होगा, एज अ प्रिंसिपल वर्ब काम करेगा। अर्थ दोनों का चेंज नहीं होगा, दोनों के अर्थ में, चाहे आप मॉडल वर्ब में लेंगे चाहे उसे आप प्रिंसिपल वर्ब में लो, अर्थ शायद चेंज ना होगा, बट आपको यूजेस पता चलेंगे कि यहाँ पर हमने उसे एज अ मॉडल वर्ब यूज किया है, जहां किसी चीज की मॉडलिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो समझते हैं प्रिंसिपल वर्ब की तरह, क्योंकि हमें पता होना चाहिए डेयर को हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हम मॉडल वर्ब देखेंगे कि मॉडल वर्ब में कैसे यूज होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल वर्ब, कि प्रिंसिपल वर्ब की तरह डेयर को कैसे यूज करेंगे। तो इसको इंग्लिश में अगर समझे तो इसका इंग्लिश में जो यूज होता है वो यूज होता है टू वेंचर, टू कवरेज, टू चैलेंज, यानी साहस करना, हिम्मत करना या किसी को चुनौती देना। ठीक है, इन तीनों के लिए हम क्या करते हैं, डेयर को यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह अगर यूज करोगे तो क्या होगा,
वर्ब के साथ क्या लगा होगा, ing लगा हो सकता है, एस या es लगा हो सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सभी चीजें लगी हो सकती हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा, डू, डिड, डज ये लगा होगा, या फिर वॉज वर्ड लगा हो सकता है, इज, एम, आर लगा हो सकता है, तो कुछ भी लगा हो सकता है। वो क्या करेंगी, एज अ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब काम करेंगी। और ये क्या काम करेंगे, ये मेन वर्ब का काम करेगा। शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो समझते हैं वो है ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी। तो यहां पर डेयर्स क्या लगा हुआ है, es लगा हुआ है, ठीक है। तो डेयर्स के साथ es लगा है, यानी कि ये कैसे यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब है। इसका हिंदी में अगर अर्थ समझे तो क्या है, वह अपने दुश्मनों का सामना करने की हिम्मत करता है। एस या es लगा है तो क्या होता है, करता है, हम टेंस में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया, जहां पर ये चीज बताई जा रही है कि इसे डेयर को हमने कैसे यूज किया है, एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस है ही डेयर टू रिस्क हिज लाइफ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, उसने अपने जीवन को कहा, किसी रिस्क में डालने की हिम्मत की। ed लग रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये पास्ट के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां डज नॉट लगा दिया और इसके साथ क्या आ गया, डेयर आ गया। तो किस तरह से यूज किया, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। डज नॉट हम कहाँ लगाते हैं, हम हमारे प्रेजेंट में जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए लगाते हैं। जब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तब हम वर्ब के साथ एस या es लगाते हैं। इसी का अगर हम क्या करें, अगर हम क्वेश्चन में करें यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होंगे तब क्या होगा, तब होगा डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम। क्या तुम उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हो। तो आप इस तरह से कैसे यूज कर रहे हो, आप जो डेयर है उसे आप यूज कर रहे हो किस एज अ प्रिंसिपल वर्ब। अब मान लो यहाँ पर ये इस तरह से लिखी हुई है, आप यहाँ पे विल नॉट लगा सकते हैं, इज, एम, आर लगा सकते हैं, तो वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, ing लग जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर अगर हमने जो भी चीज देखी है, जितने भी डेयर देखे हैं, वहां हमने टू के साथ लगाया है इसको, टू फेस, टू रिस्क, टू गो, टू स्पीक, यानी हम टू के साथ यूज करते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब। जब हम यूज करेंगे डेयर को तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, टू स्पीक, टू रिस्क, टू गो। तो जहां भी हम इस तरह से यूज करेंगे डेयर को प्रिंसिपल वर्ब में तो आपको टू लगाना है, यानी जिससे इन्फिनेटिव बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब का यूज हो गया। अब दूसरा यूज समझते हैं मॉडल वर्ब का, कि एज अ मॉडल वर्ब डेयर कैसे यूज होता है। तो पहला चीज है कि मॉडल वर्ब अगर डेयर की तरह यूज होगा तो अर्थ तो वही निकलेगा कि हिम्मत की ही बात हो रही है, बस आपको पता चलेगा कि ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पर टू वेंचर यानी कि आप किसी चीज की हिम्मत कर रहे हो, उसका भाव पता चलता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात है कि इसके साथ टू लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम इसके साथ टू नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, उसका भी रीजन है। पहली चीज, मॉडल वर्ब जो होती है, जो भी मॉडल वर्ब है अब तक की, वो तीन शर्तों को चलाती हैं, अपने साथ तीन शर्तें लेती हैं। वो तीन शर्तें क्या है, पहली शर्त होती है उनकी कि हमें वर्ब की हमेशा क्या लेनी है, फर्स्ट फॉर्म लेनी है। जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म ली जाती है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट पर्सन कुछ भी हो या आपका कोई भी टेंस हो, आपको वर्ब, जो भी आप मॉडल वर्ब ले रहे हैं वो अपने ही रूप में होगी। यानी कि अगर आपने कैन लिखा है तो चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, पर्सन कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि आप उसका कैंस कर देंगे। सेम ऐसे ही डेयर का आप डेयर ही रहने देंगे, ना कि डेयर्स कर देंगे, डेयर्ड कर देंगे, नहीं, आपको उसका वही फॉर्म रखना है। तो कैंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैन को लिया जाता है। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है कि जब भी आप इसे यूज करोगे मॉडल वर्ब को, तो वहां पर आप कभी भी इस तरह से टू नहीं लगाएंगे, टू को यूज नहीं करेंगे, तो टू का यूज नहीं होता है। तो मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ सिंगल होंगी और जो अपने साथ वो वर्ब लेंगी वो भी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ही होगी, उसका बेस फॉर्म होगी। जो हम बेस फॉर्म लेते हैं ना वही होंगी। चाहे फिर आपका, हम कहते थे ना कि वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है,
लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर मॉडल वर्ब में अगर आपको कंडीशन देखनी है कि कोई भी वर्ब एज अ मॉडल वर्ब यूज हुई है, तो वहां पर आपको क्या मिल रहा होगा, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही होगी मॉडल वर्ब के साथ। आपने कभी देखा है कैन के साथ हम स्पीकिंग लगा रहे हैं? नहीं, हम कैन के साथ स्पीक लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों शर्तों को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं क्या ये तीनों शर्तें इस मॉडल वर्ब में यूज हो रही है। शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखा है ही डेयर नॉट से लाइक दिस। ठीक है, तो डेयर जो होती है वो एज अ नेगेटिव सेंटेंस यूज होती है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस भी क्या है, नेगेटिव है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल वर्ब में है या फिर प्रिंसिपल वर्ब में है? तो हमें पता करने के लिए क्या करना है, हमें देखना है ही डेयर नॉट से लाइक दिस, यानी डेयर अगर नॉट लगा है तो सिंपल, अगर प्रेजेंट का होगा तो उसमें डज नॉट होना चाहिए था। अगर पास्ट का होता तो हमारे लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डिड नॉट होना चाहिए था। या फिर फ्यूचर का होता तो विल नॉट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं दे रखा है। यहाँ सिंपल डेयर दे रखा है, उसके साथ नॉट दे रखा है और से दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं तो हमारे साथ क्या होता है, किसी भी चीज के साथ हम टू लगा के यूज करते हैं, तो यहाँ पे टू नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये चीज जो है ये कैसे यूज हुई है, एज अ मॉडल वर्ब यूज हुई है। अब इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं कि क्या हिंदी में अर्थ कुछ चेंज हो रहा है। देखते हैं, ही डेयर नॉट से लाइक दिस, वह इस तरह की बात या कहने की हिम्मत नहीं करता है। तो ठीक है, हिम्मत की ही बात हो रही है, नहीं करने की बात हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे डेयर जो है वो यूज कैसे हुआ है, एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, डेयर शी कंप्लेन अगेंस्ट यू। अब यहाँ देखो डेयर पहले उठ के आ गया और लास्ट में क्या लग के आ गया, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है, डेयर जो है वो कैसे यूज हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। क्योंकि जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं वो सभी क्या होती हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। और इसी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होके किसी भी सेंटेंस के अगर आगे लग जाती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज हुई है, डेयर शी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने यानी शिकायत करने की हिम्मत करती है। तो इस तरह से हमने डेयर को यूज कर लिया, कैसे, अपने सेंटेंस को ये बताने के लिए, किसी चीज को क्वेश्चन करते समय भी हम डेयर को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेके यूज करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, शी डेयर नॉट कंप्लेन अगेंस्ट यू। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बन गया और क्या लग गया, नॉट लग गया। और कैसे सेंटेंस बन रहा है, हमें पता चल रहा है ये डेयर नॉट लग रहा है। बना के देखते हैं, शी वह तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट मतलब क्या होता है, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं करती है। सेंटेंस बन किस में रहा है, करता है करती है ही बन रहा है। लेकिन हमें यहां कैसे पता चलेगा, अगर मान लो ये डज नॉट होता तो डेयर क्या होता, एज अ प्रिंसिपल वर्ब होता, मेन वर्ब का काम कर रहा होता कि हिम्मत करती है नहीं करती है। यहाँ डेयर यूज हो रहा है एज अ मॉडल वर्ब, जैसे बाकी की जितनी मॉडल वर्ब्स होती है उनके साथ हम नॉट लगा के यूज करते हैं, सेम हम यहाँ पे भी मॉडल वर्ब जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और उसके साथ हम नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर नॉट लगता है तो वो डेयर से पहले लगता है। अगर डेयर से पहले लग रहा है दैट मीन्स डेयर क्या यूज हो रही है, एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना डिफरेंस कि कैसे वो दोनों, डेयर को ही हम एज अ प्रिंसिपल वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब कैसे कैसे देखते हैं। लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा, डेयर यू फाइट हिम। अब यहाँ पे फिर से डेयर जो है कैसे लग गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया, क्वेश्चन सेंटेंस के आगे लग के क्वेश्चन बन गया। तो डेयर, अब इसे हम क्या बोलेंगे, हिम्मत बोलेंगे, नहीं, अभी डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब से हमारी कोई चीज स्टार्ट होती है तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या से करते हैं। तो क्या तुम उससे फाइट करने की हिम्मत रखते हो। तो इस तरह से आपने डेयर को यूज किया किसके लिए, अपने मॉडल वर्ब के लिए और प्रिंसिपल वर्ब के लिए। तो दोनों चीज में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर डेयर यूज हो रहा होगा एज अ प्रिंसिपल वर्ब तो वहां पे जितने भी रूल्स फॉलो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब और हमारी मेन वर्ब के जैसे जो रूल्स फॉलो होते हैं वैसे ही फॉलो होंगे। और अगर एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रहे होंगे तो वहां पे टू नहीं लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डेयर के साथ डेयर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि डेयर के साथ डेयर्स हो जाएगा, डेयर्ड हो जाएगा, वो अपने मेन जो उसका जो मॉडल वर्ब है वो उसी में रहता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरह से हम डेयर को यूज करते हैं। अब समझते हैं आगे की कड़ी कि यूज टू जो होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं। अब समझते हैं यूज टू को कैसे करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आई एम यूज टू दिस, आई एम यूज टू दिस। तो जब आप किसी चीज के आदी हो या आदी थे तो उन सभी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू को यूज करते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि यूज टू होता क्या है। अभी तक हमने समझे थे जितने भी मॉडल वर्ब, उनमें दो मॉडल वर्ब जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। कौन सी थी, एक नीड था, एक डेयर था, जो क्या होती थी, सेमी मॉडल वर्ब होती थी। वो एज अ प्रिंसिपल वर्ब भी यूज होती थी
और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होती थी। बाकी की जितनी भी हमने मॉडल वर्ब्स पढ़ी हैं वो सिर्फ अपने मेन फॉर्म के साथ यानी मॉडल वर्ब के साथ ही यूज होती थी। अब ऐसे ही ये जो यूज टू है ये भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है, इसका कोई सेमी मॉडल रूल नहीं होता है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज है कि अगर मॉडल वर्ब में यूज होती है तो यूज टू का प्रयोग हमेशा इन्फिनेटिव टू के साथ किया जाता है और इसके साथ लगा हुआ भी है यूज टू। तो यूज टू जो है जिसमें टू जो है वो हमेशा यूज होता है, इन्फिनेटिव की तरह यूज किया जाता है, किसी वर्ब के साथ होगा, यानी यूज टू के बाद हम वर्ब को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू यूज जो हो जाएगा, टू जो हो जाएगा वो किसी के साथ इन्फिनेटिव का काम करेगा। तो पहली शर्त ये है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो कुछ सेंटेंस जो मैं आपके सामने रख रही हूँ उन सेंटेंस को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इसको हमने यूज किया है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है ही यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक। सेकंड देखिए ही यूज्ड नॉट टू गो आउट फॉर अ वॉक। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, यूज्ड ही टू गो आउट फॉर अ वॉक। अब आपने ये सेंटेंस देख के क्या समझा, वीडियो को पॉज करके सोचना कि ये तीन सेंटेंस आए हैं, इनका मतलब क्या है। जिन्होंने भी टेंस पढ़े हैं उन सभी को समझ में आ गया होगा कि इन तीनों का यूज क्या हो रहा है। तो फिर से देख लेते हैं यूज क्या है, वीडियो को फिर से प्ले कर देना। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जितने भी मैंने तीन सेंटेंस, ये मैंने जो तीन सेंटेंस लिखे हैं उन तीनों सेंटेंस में कुछ अलग अलग बातें यूज हो रही हैं, ठीक है। अब उन बातों को डिस्कस करते हैं। तो पहली जो सेंटेंस है उसमें लिखा है ही यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक, वह वॉक के लिए जाता था। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई चीज साधारण तरीके से बोल रहे हैं कि वह वॉक के लिए जाता था। दूसरी चीज क्या हो रही है, ही यूज्ड नॉट टू गो आउट फॉर अ वॉक, वह वॉक के लिए नहीं जाता था। तीसरे में क्या हो रहा है, यूज्ड ही टू गो आउट फॉर अ वॉक, क्या वह वॉक के लिए जाता था। तो यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया है कि यूज टू को मैं बता रही हूँ वो आदि था, वो जाने का आदि था। यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी आदत थी। आप सेंटेंस में जरूरी नहीं है इस चीज को यूज करेंगे, आप बोलेंगे कि वह वॉक के लिए वॉक जाने के लिए या घूमने का आदि था। आप इस तरह से बोल सकते हैं वह वॉक के लिए जाता था, मतलब उसकी आदत थी। तो यूज टू क्या होते हैं, किसी चीज को आप कंटिन्यूसली या तो पास्ट में कर रहे होंगे या प्रेजेंट में करते होंगे। तो जब भी आप इस तरह से किसी चीज को कंटिन्यू करते हो तब हम यूज टू लेते हैं, यानी किसी चीज के आप आदी हो गए हो। तो सेंटेंस में आप यूज टू मतलब ऐसे आदि भावार्थ में नहीं लेंगे, लेकिन आपके सेंटेंस से, आपके ट्रांसलेशन से पता चल रहा है कि आप इस चीज को क्या हो, करने के आदी हो। तो इन्हीं तीनों सेंटेंस में क्या हुआ, पहले में हमने इसे अफर्मेटिव में बताया, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने इसे नेगेटिव फॉर्म में बता दिया कि नेगेटिव में हो गया। और तीसरे वाले सेंटेंस में मैंने क्या किया, तीसरे वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बताया। अब इसके स्ट्रक्चर को यहीं देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ही यूज्ड टू गो, यूज्ड टू जो है अभी भी हमने देखा था वो टू के साथ यूज होता है, और इसके बाद ही जस्ट क्या लग जाती है, वर्ब की फॉर्म, वर्ब लग जाती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि मॉडल वर्ब का रूल ही यही होता है। मॉडल वर्ब में हम मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो गो आ जाएगा। अब इसी का मैंने नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस यूज्ड और टू के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और ये लग गया नॉट, तो बन गया नेगेटिव। तीसरा यूज हो गया इंट्रोगेटिव का। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कर देंगे, इस यूज जो है वो उस यूज्ड को उठा के आगे की तरफ लगा देंगे और वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव में बन जाएगा, यूज्ड ही टू गो आउट फॉर अ वॉक। जैसे हमने अभी तक जितने भी किए थे, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते थे तो हम क्या लगा देते थे, हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होती थी उसको उठा के आगे लगा देते। अगर WH वर्ड होगा तो वो उससे पहले आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ यूज्ड है, WH वर्ड से यूज हो रहा है कि वह क्यों जाता था, वॉक पे क्यों जाता था, तो वाई है, तो वाई क्या हो जाएगा, इस WH वर्ड को हम यहाँ पे वाई को इस तरह से लिख देते थे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि तीनों फॉर्म में यूज होता है। अभी मैं आपको और फॉर्म यूज करना सिखाऊंगी, इसे एज ए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, इसको और आप किस तरीके से यूज कर सकते हो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो मोटी मोटी बात थी ये मैंने आपको बता दी। आई थिंक आपको समझ में आ गई कि यूज टू को हम कैसे यूज करते हैं। किसी भी चीज के अगर आप आदी हो तो उसके लिए हम यूज टू को यूज करते हैं। अब यूज टू के और देखते हैं कि किस तरह से आप किसी आदत को बता रहे हो कि हम ये चीज करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो किस तरह से यूज करते हैं। तो पहला देखिए, फर्स्ट जो इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल रेगुलर एक्शन इन द पास्ट।
आप कोई भी चीज कहाँ यूज कर रहे हो, पास्ट में यूज कर रहे हो, जो या तो आपकी आदत है या आप डेली रूटीन में वो चीज करते थे, तब हम यूज टू को यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, आई यूज टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर वॉक करता था। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, पास्ट में जो आप इस चीज को कंटिन्यूसली रेगुलरली करते थे, ये काम क्या, वॉक करने का। तो यहाँ पर आपने बताया किसी चीज को जो आप हो पास्ट में करते थे, कोई ऐसा एक्शन जो आप कंटिन्यूसली या आदत के तौर पे क्या करते थे, वॉक करते थे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेंटेंस को देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आप एक आदत को बताने के लिए करते हैं। ही यूज टू ड्रिंक डेली। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वह ड्रिंक डेली करता था। यूज टू मतलब किसी चीज के पास्ट के लिए कहा जा रहा है कि वह इस चीज का आदी था, बट अभी वो चीज नहीं करता है, अब वह ड्रिंक जो है वो नहीं करता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल ये भी क्लियर हो गया। थर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को और बेहतर तरीके से, कि लिखा है ही यूज टू कम हेयर एवरी मॉर्निंग। मान लो आप कहीं जाने के आदी थे, किसी जगह जाने के आदी थे और डेली जाते थे, एवरी मॉर्निंग जाते थे। मान लो आप वॉक पे जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो आप पास्ट में जाते थे, लेकिन अब वो काम जो है वो आप अब नहीं करते हो। तब हम सेंटेंस कैसे यूज करते थे, पास्ट टेंस के लिए, कि ये चीज जो थी, ये काम था, इस चीज का वो आदी था। तो लिखा जाएगा, बोला जाएगा, ही एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक मॉर्निंग यहाँ आता था। हेयर मतलब यहाँ आता था। तो यहाँ पे भी हम क्या बता रहे हैं, अपनी कोई आदत बता रहे हैं, अपना कोई रेगुलर एक्शन बता रहे हैं जो हम पास्ट में करते थे। नेक्स्ट देखिए लास्ट, आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता था, ठीक है, बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलता था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले खेलता था, अब नहीं खेलता, क्योंकि पास्ट में होता था ये काम। मैं जो भी चीज करता था वो पास्ट में करता था। अगर ये सेंटेंस आ रहा है यूज टू कह के हम ये चीज कह रहे हैं, दैट मीन्स ये है कि आप वो काम पास्ट में करते थे, अब नहीं करते हैं, तो तब हम यूज टू को यूज करते हैं, ठीक है, कब, जो आपके एक्शन है उनके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो आप ये एक्शन की बात कर रहे हो, आप किसी इंसान की बात करते हो, किसी पर्सन की बात करते हो, किसी चीज की बात करते हो। हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये चीज जो थी पहले हुआ करती थी, यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे पहले स्कूल हुआ करता था। हम अगर अपने पुरानी चीजें कोई बोलते हैं कि ये चीज यहाँ पे हुआ करती थी, तो जो भी चीज आपकी पहले पास्ट में हुआ करती थी, कंटिन्यूसली वहां पर थी, रेगुलरली वहीं रहती थी, तब हम यूज करते हैं यूज टू को। तो दूसरा जो यूज है वो यही है। दूसरा यूज समझते हैं क्या है, टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ पर्सन थिंग्स इन द पास्ट। कोई भी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसके बारे में, उसका स्टेट क्या है, पहले वो क्या था, उसके बारे में बात करते हैं, या फिर किसी जगह के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पर पहले स्कूल हुआ करता था, हम अभी जैसे मान लो अभी हम बड़े हो गए हैं और मान लो हम अपने स्कूल के, जहाँ हमारा स्कूल हुआ करता था, जब हम छोटे थे तब हमारा स्कूल हुआ करता था, तो जब बड़े हो जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही। पास में था, अब आप प्रेजेंट में हैं, कुछ टाइम का डिफरेंस आ गया। तो आप जब इस तरह से बोलते थे, अरे मेरे स्कूल के पास में ना दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे जो है हम यहाँ से लेते थे, टॉफीज ऑफिस लेते थे। तो जब इस तरह से आप यूज करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, यूज टू को यूज करके कहते हैं कि ये जो चीज थी या ये एक्शन था या ये जगह जो थी वो पास्ट में होती थी। तो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही यूज टू बी अ प्लेयर। अब आप किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वह क्या था, एक खिलाड़ी हुआ करता था। तो यहाँ पे भी हम क्या बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं कि पहले क्या था, ये एक प्लेयर था, अब नहीं है। तो जब भी इस तरह से यूज टू को यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई चीज थी जो अब नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान एक चीज और रखना है कि यूज टू हर बार जरूरी नहीं है इस तरह से ही आए, आपके सामने किसी चीज के प्रेजेंट के लिए भी आ सकती है। कि जैसे कहा जाए, जैसे मान लो कहते हैं कि वह फुटबॉल खेलने का आदी है, यानी वो फुटबॉल खेलता है, अभी बेसिस, रेगुलर बेसिस पे वो खेलता है, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करते हैं खेलता है। तो इस तरह से आप खेलता है तो यूज करोगे ही इज यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे आप इज का भी यूज करके कर सकते हैं। किसी प्रेजेंट के अगर आप चीज को बता रहे हैं तो भी हम यूज टू को फॉलो करते हैं, लेकिन इसे यूज टू को जो हम यूज किया जाता है मोस्टली हम पास्ट के किसी एक्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी ए टेम्पल हेयर। यहाँ पर क्या हुआ करता था, एक टेम्पल हुआ करता था।
तो आप बता रहे हैं किसी जगह के बारे में कि देयर, यानी यहाँ पर क्या हुआ करता था, एक टेम्पल हुआ करता था। तो जो भी चीज आप किसी पास्ट के बारे में बताते हैं, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में बता रहे हो, चाहे किसी चीज के बारे में बता रहे हो, चाहे आप अपनी कोई भी हैबिट के बारे में बता रहे हो, या कोई भी आप रेगुलर काम करते हो, उसके लिए हम यूज टू को यूज करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी अ ग्रोसरी शॉप एट द एंड ऑफ दिस रो ऑफ शॉप्स। अब इसको हिंदी में समझते हैं कि यहाँ पर इस रो की शॉप जो है उसके एंड वाली जो शॉप है, ये जो दुकानों की जो लाइन है, इसकी जो आखिरी वाली दुकान है वो कौन सी होती थी, वो ग्रोसरी की शॉप हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, ऐसी सारी चीजें जो हमें किसके बारे में बता रही है, पास्ट के बारे में बता रही है। ठीक है, तो आई थिंक यूज टू को समझ में आ गया कि किसी तरह से हम किसी चीज को करने के आदी होते हैं या हमें किसी चीज की आदत होती है, हम उसके लिए यूज टू को यूज करते हैं। अब थर्ड यूज का देखते हैं कि थर्ड यूज क्या है। तो थर्ड यूज है कि यूज टू को नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं, अभी भी हमने देखा था जब पहले मैंने यूज टू को समझाया था, तो मैंने उसके तीनों सेंटेंस लिखे थे कि किस किस तरह से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज टू को यूज करते हैं। बट इसको जो है हम ज्यादा प्रेफर करते हैं किसके साथ, वो देखिए, हम इसको यूज करते हैं डिड नॉट के साथ। मतलब हम यहाँ पे डिड को यूज करते हैं। जितने भी हम यूज टू के लिए अगर सेंटेंस लेते हैं एज अ नेगेटिव या एज अ इंट्रोगेटिव, तो हम डिड को यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूज टू को यूज, जैसे यूज्ड नॉट लिखा था, हम इसे यूज नहीं कर सकते, हम इसे भी यूज कर सकते हैं, बट नेगेटिव फॉर्मेशन में अगर हमें लेना है तो हम डिड को प्रेफर करते हैं। डिड के साथ हम यूज टू को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट सेंटेंस अगर यहाँ लिखा है ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, वह स्मोक का आदी नहीं है या वो स्मोक नहीं करता है, तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि वो नहीं करता है। तो क्या ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बट हम जो नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं वहां पर हम डिड के साथ यूज करते हैं अगर बात होती है यूज्ड की, कि जब भी हम यूज वाले जो मॉडल वर्ब होती हैं उनके लिए अगर यूज करते हैं तो हम यूज के साथ डिड को यूज करते हैं। जैसे देखिए, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज नोट की होगी आपने कि यहाँ पे मैंने यूज्ड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है हम डिड लगा देते हैं तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यूज्ड भी क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ से ईडी हटा दिया। तो क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू स्मोक। ठीक है, क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ यूज टू जो था हमने डिड नॉट लगा के यूज किया और यूज को एज इट इज यहीं रहने दिया। एक और एग्जांपल, अब क्या इसका अर्थ अलग हो गया? नहीं, इसका अर्थ भी क्या है, सेम ही है, वह स्मोक करने का आदी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दे यूज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, वे गरीबों की क्या नहीं करता है, इंसल्ट नहीं करता था। तो यहाँ हमने बताया वो नहीं करता था, पास्ट में नहीं करता था। तो इसी को, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव सेंटेंस भी ठीक है, बट हम डिड को ज्यादा अगर यूज के साथ लेते हैं तो हम डिड को लेते हैं। तो बनाएंगे कैसे, ही दे डिड नॉट यूज टू इंसल्ट द पुअर, हमने क्या कर दिया, दे लगाया, उसके बाद डिड नॉट, क्योंकि डिडंट हम नेगेटिव बता रहे हैं, तो डिड नॉट यूज टू इंसल्ट द पुअर, क्योंकि यूज टू तो आएगा ही आएगा, बस इसमें से डी हट गया, यूज हट गया, क्योंकि हमने डिड लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। अगर नेगेटिव में ऐसे लेते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे, इस डिड को उठा के लगा देंगे पहले, तो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। देखते हैं किस तरह से। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हमने सेंटेंस लिया है, हमने स्ट्रक्चर लिया है, डिड, उसके साथ सब्जेक्ट लगेगा, नॉट लगेगा, यूज लगेगा, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैंने यहाँ पे नॉट यूज किया है, दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इसको इंट्रोगेटिव में लेना है तो कुछ नहीं करना है, नॉट को हटा दो, बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी, डिड, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा यूज, देन टू, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर हमारे सामने हैं, देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, यूज्ड ही टू प्ले चेस एट कॉलेज, वह क्या कर, अब यहाँ पे देखो यूज्ड आ गया, पहले यूज्ड उठा के दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा तो यहाँ पे यूज्ड पहले लग गया। क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब बन गया यूज्ड, तो हम क्या से शुरू करते हैं, क्या वह कॉलेज में चेस खेलता था, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि उसकी जो हैबिट थी ऐसी पास्ट में थी, इस तरह से हमने यूज किया। अब इसी को, ये भी क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव में है,
बट क्या इसको मैं डिड के साथ यूज करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? डिड पहले लगा दिया, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई? डिड बन गई। डिड लगाया, उसके बाद ही, डिड ही, यूज भी तो लगाना है। ये यूज जो था ये ईडी था, हमें यूज लेना है क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें यही लेना है। डिड हमारा सब्जेक्ट, यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, बाकी एज इट इज सेम सेम। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ? अर्थ वही निकला, क्या वह कॉलेज में चेस खेलने का आदी था। तो इस तरह से आप दोनों सेंटेंस में क्या यूज कर रहे हो? डिड को लगा के यूज कर सकते हो। तो डिड ज्यादा प्रेफर करता है इस यूज्ड के साथ। ये नहीं कह रही हूं कि गलत है, लेकिन डिड के साथ यूज किया जाता है यूज टू को, अगर बात हो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यूज्ड ही टू ड्रिंक डेली, क्या वह डेली ड्रिंक करता था? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, इसी को अगर हम डिड के साथ यूज करेंगे तो कैसे बोल रहे हैं? डिड ही यूज टू ड्रिंक डेली। डिड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, यूज टू ड्रिंक डेली। यूज के साथ हमेशा हम टू तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ये तो रूल है। चाहे आप कैसा भी नेगेटिव फॉर्म लो, कैसा भी इंट्रोगेटिव लो, आपको यूज के साथ टू तो लगाना है। तो ये चीज समझ में आ गई कि यूज टू को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कि यूज्ड और डेयर, उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। डेयर को हम हिम्मत दिखाने के लिए यूज करते हैं, वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी यूज होती है, वो मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होती है, सेमी मॉडल वर्ब होती हैं। और इसी के साथ हमने क्या देखा था? हमने देखा यूज टू को हम कैसे यूज करते हैं कि किसी चीज के, आप पास्ट में किसी चीज के आदी हो, या पास्ट में कोई चीज वहां पर कंटिन्यूसली कहीं थी जो अब नहीं है। ध्यान रखना, यूज टू हमेशा कैसे यूज कर रहे हो? कोई चीज पहले वैसी थी बट वो अब प्रेजेंट में वैसी नहीं है, तब हम यूज टू को यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज टू जब भी हम यूज करेंगे उसके साथ टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पहचान कैसे करोगे? अगर मान लो डेयर आ जाता है, तो डेयर के लिए हमने 3 कंडीशन देखी थी। आपके सामने अगर डेयर एज अ मॉडल वर्ब होगा तो वो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ले रहा होगा। उस डेयर के साथ कोई एस, ई एस, ई डी कुछ नहीं लग रहा होगा, वो सिर्फ डेयर के साथ ही होगा। तीसरा क्या समझा था हमने? कि वो कभी भी टू के साथ फॉलो नहीं हो रही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज हो रही होगी। ऐसे ही यूज टू को हमने देखा कि यूज टू जो है वो किसी चीज के आदि के होगा, किसी चीज के पास्ट के लिए बता रहा होगा। तो आई थिंक मॉडल जो है वो हमारी आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे हम किस किस चीज को यूज करते हैं। बस अब काम आपका है, आपको क्या करना है? आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो मॉडल वर्ब जो है वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम पैसिव वॉइस। ठीक है, क्योंकि टेंस हमने समझ लिया, मॉडल वर्ब को भी हमने समझ लिया। अब जब हम पैसिव वॉइस को समझेंगे तो वहां पर इस टेंस का और इस मॉडल वर्ब का दोनों का यूज होगा। इसलिए हमने पहले वो सारी चीजें पढ़ ली कि जहां पर इन चीजों का यूज होना था। हम टेंस के बाद डायरेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ सकते थे, हम टेंस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ लेते, लेकिन हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनका रोल होता है, तो मॉडल वर्ब भी जो होती है हमारे मूड को बताती हैं, तो इनका भी रोल होता है। इसलिए हमने पहले मॉडल वर्ब समझी। अब जब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको टेंस आते होंगे तभी आप पैसिव वॉइस कर सकते हैं। तो आप लोगों का एक ही होमवर्क है, मैं इससे संबंधित और कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप प्रैक्टिस करिए। अब आपका काम क्या है? आपका होमवर्क ये है, होमवर्क सिंपल सा दे रही हूँ। मॉडल वर्ब तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। इसको आप रिवाइज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी बेहतर बनेगी। काम आपको ये करना है कि अब तक जिस किसी ने भी मॉडल वर्ब्स या फिर टेंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लो। क्यों? काम आएंगी पैसिव वॉइस में। आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ उनकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं या कौन सी वर्ब लगती हैं, किसके साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, कब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, पास्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, परफेक्ट में हम कैसे यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम कैसे यूज करते हैं। सिर्फ आप एक छोटे से नोट बना दीजिए कि हम इस टाइम पे ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो जब पैसिव वॉइस की क्लास होगी तब आप वहां पे अपने आप को रिकॉल कर पाओगे और कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यहाँ पे चीज क्या हो रही है। अगर मान लो मैं जब पैसिव वॉइस के रूल समझाऊंगी और जब मैं चेंज करना सिखाऊंगी एक्टिव से पैसिव में, क्योंकि एक्टिव वॉइस ही जो भी हम पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस वही सारी चीजें होती हैं जो हमने टेंस में पढ़ी है, वही सारे सेंटेंस होते हैं जो हमने टेंस में पढ़े हुए हैं। आपका यही काम है कि बस टेंस को अच्छे से पढ़ के आना कि किस किस तरह से कौन कौन से टेंस में हम कौन कौन सी वर्ब लगाते हैं। बाकी का काम मेरा है, वो पैसिव वॉइस में मैं करवाऊंगी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज आपको कैसी लगी क्लास? आपने किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को समझा है?
या फिर मॉडल वर्ब में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम है। और बात करते हैं कुछ बच्चों की, वो उन बच्चों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैम हमें बुक करवा दीजिए। तो बुक पर भी हम देखेंगे, क्योंकि बुक्स जो है वो डिफरेंट बोर्ड की डिफरेंट बुक्स हैं। तो पहले हम एक ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बुक में ऐसा क्या क्या है जो आपको कराया जा सकता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और लर्न एंड शेयर से जुड़े रहिएगा। और काम जो दिया है, वो होमवर्क दिया है, वो प्लीज़ करके आइएगा। जिस किसी ने भी टेंस की वीडियोस नहीं देखी है, देख के अपने नोट्स रेडी कर लीजिएगा, ताकि पैसिव वॉइस करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलते हैं पैसिव वॉइस के साथ। और जैसे ही हमारा पैसिव वॉइस जो कंप्लीट हो जाएगा तो हम करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आप 11th क्लास के सिलेबस में भी है, तो 11th क्लास के लिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस के साथ, आपके होमवर्क के साथ, आपकी तैयारी के साथ। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।